हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक्सट्रैक्ट पढ़कर इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द ड्रिल। Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything. Everyday things। इसका यही मतलब है कि 13 इयर्स की स्टोरी सुनने में ना जाने कौन इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि मैं अपनी बात किसी से कहना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, लेकिन सबको यही लगता है कि ये अकेली थोड़ी ना है, क्योंकि बाहर से अगर कोई देखे तो उसे समझ में आएगा कि मेरे कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे कज़न्स हैं, इतनी बड़ी मेरी फैमिली है, आंट्स, अंकल और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। ऑलमोस्ट 30 पीपल आर अराउंड मी। उसके बावजूद भी मुझे अकेलापन फील होता है। येस, शी डज़ फील सो लोनली, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपने मन की बात शेयर कर सके, अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके। तो इसीलिए उन्हें एन फ्रैंक को कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ वो बिना सोचे समझे, बिना क्रिटिसिज्म का सामना किए अपनी सारी बात रख सके, और वही सब वो किसके साथ, वो अपनी डायरी में लिखती हैं। ऑलराइट, तो क्या यही आपका वो जो एक एक्सट्रैक्ट है इस चैप्टर से, और इस पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। Will anyone believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world? Well, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, इस एक्सट्रैक्ट में भी वही लिखा हुआ था कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और उनके फ्रेंड्स भी हैं। There are so many people around Anne Frank. उसके बावजूद भी वो लोनली फील करती हैं। तो क्या कोई भी एक 13 ईयर ओल्ड लड़की की, क्या कोई भी व्यक्ति बात मानेगा कि इतने लोगों से घिरे हुए होने के बावजूद भी वो लोनली फील करती हैं? वेल, कोई नहीं मानेगा। नोबडी इज गोइंग टू बिलीव हर कि वो अकेला फील करती हैं। सो द आंसर वुड बी no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world, because people think कि इतनी छोटी बच्ची तो क्या ही अकेला फील करेगी, और उसकी लाइफ में क्या ही ऐसा कुछ हो गया होगा कि वो अकेलापन महसूस करे। आप इतने छोटे बच्चे हो, आपकी लाइफ में स्कूल जाना, आना, होमवर्क करना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, इन्जॉय करना, बस यही सब तो होता है। बट एन फ्रैंक की लाइफ सिर्फ इतनी सी तो नहीं थी ना। वो एक्सपीरियंस कर रही थी एक नाजी रूल, एडोल्फ हिटलर का रूल। इट वाज वर्ल्ड वॉर 2, जो भी इर्द गिर्द हो रहा था, सब कुछ चल रहा था। एंड देयर वाज दिस पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जिसके हर दिन कोई ना कोई नोटिसेस आते रहते थे। तो इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। तो यही सब कुछ वो सब किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। वो ओपिनियनेटेड भी बहुत थी और अपने ओपिनियंस शेयर करना चाहती थी। ओपिनियनेटेड का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अपने खुद के ओपिनियंस हो, अपनी खुद की एक विचारधारा हो, और जिसके बारे में वो बताने में बिल्कुल भी ना घबराता हो। और एन फ्रैंक ऐसे ही लोग, ऐसी ही एक शख्सियत रही हैं, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी ही रही है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। How many people can she call her friends? Well, it is the direct question that there are about 30 people that she can call friend. Yes, there are 30 people whom she can call her friends. इतने सारे friends होने के बावजूद she used to feel lonely because she needed a true friend. उन्हें एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी चाहिए था। क्यों? कोई ऐसा फ्रेंड जो उन्हें क्रिटिसाइज़ ना करे, उनको लेकर जजमेंटल ना हो, और उन्हें अपने मन की सारी बात बताने से पहले उन्हें किसी भी तरीके से सोचना विचारना ना पड़े, हेजिटेशन ना हो कि मैं इसे बताऊंगी तो ना जाने बाद में ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। ऑलराइट, इसीलिए उन्हें एक ऐसे फ्रेंड की तलाश थी। थर्ड क्वेश्चन इज, whom does she regard her true friend? Well, उनकी डायरी,
जिसका नाम उन्होंने लिखा था किटी। यस, उनका नाम रखा, डायरी का नाम रखा था एन फ्रैंक ने किटी, और वही उनकी ट्रू फ्रेंड बनी, जिसमें उन्होंने अपने मन की सारी बातें लिखी, सारे एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर किए थे, एज इफ दिस डायरी इज़ नॉट जस्ट अ नोटबुक बट समवन हु इज़ लिसनिंग टू एन फ्रैंक। वो उसे एक पेट की तरह, एक ट्रू फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। शी रिगार्ड्स हर डायरी किटी टू बी हर ट्रू फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Why does she start writing the diary? What was the need? Well, पिछले तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मैं बता ही रही हूँ कि ऐसा क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत यही थी कि उनको ट्रू फ्रेंड चाहिए था जिसके साथ सब डिटेल्स अपनी लाइफ की वो खुलकर शेयर कर सके, अपने ओपिनियंस बता सकें। देखिए फ्रेंड्स, ये रीज़न क्या है वो क्यों बार बार फ्रेंड्स के बारे में इस तरह से बोल रही हैं। क्या होता है, इतनी छोटी लड़की के बारे में हम यही किसी भी छोटे बच्चे को हम थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर कर ही चलते हैं। जो जितने भी बुज़ुर्ग लोग या सीनियर लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा उन्हें अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं कि बच्चों को क्या ही पता होगा। लेकिन एन फ्रैंक हमेशा से ही उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, वो हमेशा से ही ओपिनियनेटेड रही हैं, हमेशा से ही अपनी बात कहने की उन्हें एक आदत रही है। याद है ना मिस्टर कीजिंग के साथ हुआ किस्सा, इससे पता चलता है कि उनकी एक सोच है, और सोच को सबके सामने रखने से पहले झिझकती नहीं है। चूँकि वो झिझकती नहीं है, हेजिटेट नहीं होती है अपनी बातों को किसी के सामने रखने से पहले, तो सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो देते हैं वो ये है कि बच्चों को इस मुद्दे में नहीं बोलना चाहिए, या बच्चों को इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हज़ार तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी वक्त अप्लाई हो जाते हैं। कोई ये समझने की उस वक्त कोशिश नहीं करता कि उस बच्चे के मन में भी कोई विचार आया होगा जिसे वो एक्सप्रेस करना चाहता है, इज़न्ट इट। लेकिन एन फ्रैंक जो थी वो शी इज़ काइंड ऑफ स्टर्बन, वो थोड़ी ज़िद्दी किस्म की भी रही हैं, और जैसे भी कि वो अपनी बात कहने में झिझकना नहीं चाहती थी, लेकिन ना ही वो अपनी फैमिली को हर्ट करना चाहती थी, उन्हें बुरा भी फील नहीं करवाना चाहती थी। भले ही वो अपनी बात कितना भी उनके सामने रखना चाहे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो बोलेंगी तो हो सकता है कि इस माहौल में, इस वर्ल्ड वॉर 2 के जो माहौल है, जहाँ सब ज्यूज़ जो हैं वो एक खौफ के माहौल में जी रहे हैं, ऐसे समय में अपना ज़िद्दपना दिखाना शायद अच्छा नहीं होगा, और मेरी फैमिली वाले शायद खुश नहीं होंगे। इसलिए वो फिर किसी ऐसी चीज़ की तरफ उनका एक रुख हो गया कि चलो मैं अपनी फैमिली को तो हर्ट नहीं करूँगी, लेकिन मैं कोई ऐसा व्यक्ति, कुछ ऐसा तो ढूंढूँ जहाँ अपनी मन की बात किसी से तो शेयर करूँगी ना। तो इसीलिए उन्हें वो डायरी मिली, और इसीलिए मतलब उनको जो गिफ्ट मिला था, और इसीलिए उसमें उन्होंने इस तरह से अपनी बात लिखना शुरू किया। और इससे ये भी पता चलता है कि उन्हें कितनी स्ट्रॉन्ग इस चीज़ की एक चाहत रही होगी कि उन्हें कोई ऐसा मिल जाए। तभी उन्होंने उस डायरी को अगेन आई थिंक किसी ऑब्जेक्ट की तरह, किसी चीज़ की तरह ट्रीट ही नहीं किया, एज इफ देयर इज़ समवन लिविंग बीइंग, देयर इज़ सम लिविंग बीइंग देयर जिनसे वो बातें कर रही हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर रही हैं। So why does she start writing the diary? Since she does not have any true friend whom she can confide in, she started writing a diary to express her feelings and ideas. ये वही feelings और यही ideas हैं जिन्हें सब सुनकर क्रिटिसाइज़ कर देते थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट कर देते थे कि ये तो तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. ये है दूसरा स्टैंजा, दूसरा एक्सट्रैक्ट, और ये स्टैंजा, ये एक्सट्रैक्ट किस बारे में है, ये बताता है कि वो इस डायरी को किस तरीके से ट्रीट करने वाली हैं। वेल, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने वाली हैं, जहाँ पे अपने सारे सीक्रेट्स वो शेयर करेंगी। उसके अलावा वो इस डायरी को बिल्कुल भी एक ऑब्जेक्ट या नोटबुक की तरह ट्रीट नहीं करने वाली हैं, जैसे कि अधिकतर लोग जो हैं वो जिस तरह से ट्रीट करते हैं, इज़न्ट इट। इस तरीके से वो कोई ट्रीटमेंट इसे नहीं देने वाली हैं, और वो उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने वाली हैं, एंड शी इज़ गोइंग टू कॉल दिस डायरी किटी। ऑलराइट, इस डायरी का नाम वो रखेंगी किटी। अब देखते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। Who was the long-awaited friend of Anne? Why? Why long-awaited? Long-awaited का मतलब है कि बहुत समय से जिसका इंतज़ार हो। तो वो long-awaited friend
कौन उनका बना और क्यों? लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड उनका बना वो डायरी, जिसका नाम उन्होंने रखा किटी। और क्यों हुआ ऐसा? इसीलिए हुआ क्योंकि कहने को तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिनसे वो अपने मन की बात शेयर कर सके। ये कुछ नहीं स्टूडेंट्स, सिर्फ एक रेपिटेशन है, लेकिन इसे अच्छे से याद रखिए। The diary named Kitty was the long-awaited friend of Anne because she had no true friend in her life with whom she could share her feelings and thoughts. आगे बढ़ते हैं। What did she provide in her diary? What did she provide in her diary? डायरी में उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है या क्या लिखा है या कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस है जो दी हैं? जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, जब हमारी फ्रेंडशिप उससे होती है, तो हम बेसिकली क्या बातें करते हैं उससे? हम उसे अपने बारे में बताते हैं, वो हमें अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो बेसिकली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हम होते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा सामने वाली पार्टी क्या है? इनके सामने जो है वो है एक डायरी। तो डायरी तो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना। इनफैक्ट डायरी की तो पहचान खुद एन फ्रैंक ने ही बनाई है। तो एन फ्रैंक ने अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करना था सिर्फ, तो उन्होंने अपने बारे में, अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच दिया कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कौन है, पेरेंट्स कैसे हैं, अबाउट एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ। तो उन्होंने बताया शी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एंड हर फैमिली इन हर डायरी। एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया ताकि डायरी भी उन्हें पहचान जाए। एंड इन केस समवन एल्स रीड दिस डायरी, मतलब कोई और अगर इस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चले कि कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है, किसने किससे क्या कहा, राइट। तो ये पता करने के लिए ही उन्होंने एक ब्रीफ स्केच दिया अपनी लाइफ का, अपने जीवन के बारे में कुछ चीज़ें बताई, अपने परिवार के, अपने माता पिता के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी। Find a word from the extract which means the same as submerge। मतलब submerge का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो extract में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ है submerge? Well, it is called jotting down। तो जॉटिंग डाउन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो भी नोट्स हम होते हैं उसे प्रॉपर तरीके से जो हम लिख लेते हैं वन बाय वन, उसे कहते हैं जॉटिंग डाउन। नॉट जस्ट नोट्स, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कोई भी किस्म की सूचना हो सकती है स्टूडेंट्स जो हम अच्छे से प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसका एक किस्म से रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जॉटिंग डाउन किस वे में यूज़ किया है? एन फ्रैंक ने लिखा है कि ये कॉपी सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं इसमें सब लिख दूँगी, तो ये मेरे लिए है कि ये मेरी एक फ्रेंड की तरह है, इज़न्ट इट? ये मेरे लिए मेरे ट्रू फ्रेंड की तरह है जिसके अंदर मैं एकदम घुस जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एंटर इन टू दिस। सो सबमर्ज का मीनिंग हुआ जॉटिंग डाउन। सबमर्ज मतलब उसमें खो जाने जैसा, एकदम मिल जाने जैसा। सो दिस मीन्स जॉटिंग डाउन। नेक्स्ट कम्स that evening after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the poem. Okay, next question is, that evening after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Well, ये वही स्टेंजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जब उनको उनकी पनिशमेंट मिली थी, यानी पहला असाइनमेंट मिला था जिसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, तो जब उनको अजीबोगरीब तरीके का, इस तरीके का एक पनिशमेंट मिला जो एक असाइनमेंट के फॉर्म में था, तो वो ये सोच में पड़ गई कि मैं इस पर क्या लिख सकती हूँ। सो व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज होल्डिंग अ फाउंटेन पेन, और उसकी जो टिप है उसको मुंह में चबाते चबाते सोच रही थी कि मैं इस पर क्या लिख सकती हूँ। और वो कुछ ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखना चाहती थी जिससे ये लगे कि जो टॉकेटिव होना होता है, जो बातूनी होना होता है, वो इतना गलत नहीं होता, वो भी सही होता है। देखते हैं क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस स्टेंजा पे। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ एन ऐसे अकॉर्डिंग टू एन? इस ऐसे के मेन फीचर्स क्या थे एन के अकॉर्डिंग? वो बेसिकली दो ही बात कहती है ना, कि एक तो मुझे जीन्स मिले हैं अपनी मदर से, मैंने अपनी माँ से ये सब कुछ पाया, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, वो भी बहुत ज़्यादा बातूनी है। और जो पहला पॉइंट उन्होंने दिया था वो है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो उनका नेचर ही ऐसा होता है, बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो बहुत शरारती भी होते हैं, बहुत बातें भी करेंगे, ये वो बेसिकली स्टूडेंट्स होते ही ऐसे हैं। ऑलराइट, तो यही ऐसे के मेन फीचर्स थे। तो शी रोट द मेन फीचर ऑफ एन ऐसे इज़ टू गिव कन्विंसिंग आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द नेसेसिटी टू टॉक, कि जो भी बात वो कर रही हैं, वो क्यों बात वो कर रही हैं, तो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देने। तो वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स मैंने जस्ट आपको अभी भी बताया कि कौन से दो आर्ग्यूमेंट्स थे जो कन्विंसिंग थे, और बाकी बेसिक आइडिया यही था कि मैं कौन सी बात ऐसी लिखूंगी कि मिस्टर कीजिंग जब पढ़ेंगे तो उन्हें मेरी बात बिल्कुल वैलिड लगेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड एन आर्ग्यू इन द एसे, वाई? एन ने क्या आर्ग्यू किया था अपने ऐसे में, और वो आर्ग्यूमेंट क्यों किया था? वेल, एन आर्ग्यू दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। ये वही दो रीज़न्स हैं, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे कि मुझे मेरी मदर से इनहेरिटेड है और स्टूडेंट का ट्रेट है, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। ऑल्दो वो इसको कोशिश करेंगी कि थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आ जाएं, लेकिन फिर भी इसका कोई और इलाज नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What does the idiom caught my eye means? idiom मतलब कहावत, और कहावत कौन सी? caught my eye, यानी caught my eye का शाब्दिक अर्थ तो हो गया मेरी आँख पकड़ ली। तो आँखें पकड़ ली का क्या मतलब हो गया? तो ये एक फ्रेज़ है, जैसे आँखों का तारा एक फ्रेज़ होता है, तो आँखों का तारा मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो आपकी आँखों का तारा है, मतलब वो व्यक्ति आपके दिल के बहुत करीब है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी आँखों का तारा है। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ आई। ठीक है, तो बेसिकली उसी तरीके से कॉट माई आई है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आंख पकड़ ली, ये है कि मेरा अटेंशन किसने खींचा अपनी तरफ। ठीक है, समथिंग कॉट माई, देयर इज़ अ ड्रेस दैट कॉट माई आई, इसका मतलब वो ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्रिटी थी कि उसने मेरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, और मैं भले कुछ और शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन मैंने जैसे ही देखा उस ड्रेस को तो मेरा पूरा अटेंशन उसकी तरफ चला गया। सो इट मीन्स कॉट माई आई। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है कॉट माई आई मीन्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। ऑलराइट, ये बहुत ही क्लियर और एक तरीके से ट्रांसलेटेड वाली बात भी हम कह सकते, नॉट ट्रांसलेटिंग, आई एम सो सॉरी, पैराफ्रेजिंग सॉर्ट ऑफ हम बात ये कह सकते हैं कि इसका इडियम का बेसिक अर्थ क्या है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। What do you understand by inherited traits? Inherited traits इस चैप्टर में यूज़ हुआ हुआ वर्ड है, जो वैसे तो दो वर्ड्स हैं लेकिन ये यूजुअली साथ में ये साथ आए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड का मतलब है लिए हुए। सो लिए हुए नहीं जब आप जानबूझ के पर्पसली आपने कुछ ले लिया, वो चीज़ें, वो आदतें, वो हरकतें जो आपको जन्म से ही मिलती हैं अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से, बुज़ुर्गों से। ठीक है, तो ये आपके, ये होगा पैदाइशी भी कहना इसको ठीक होगा कि कुछ चीज़ें जो आपके अंदर पैदाइशी होती हैं। तो ट्रेट्स का मतलब वो उन चीज़ों से हैं, भले वो चीज़ें आपकी हरकतें हो सकती हैं, आपकी आदतें हो सकती हैं, आपका एटीट्यूड हो सकता है, या जिस तरीके से आप दिखते हैं, यानी फीचर्स। हम कहते हैं ना इसकी आंखें इसकी मदर जैसी हैं, माँ जैसी हैं, इसका और नाक इसके पिता जैसा है। हम हमेशा मैच करते रहते हैं बच्चे को उनके पेरेंट्स के साथ, या दादा दादी, नाना नानी के साथ, बहन भाइयों के साथ, इज़न्ट इट? तो ट्रेट्स वही होते हैं, या तो हरकतें, या वो चीज़ जो हमने इनहेरिट की है। अब इनहेरिट करने का मतलब वही है कि जो हमें पैदाइशी मिला है, तो इट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। ठीक है, ये अपने आप आपको ये जो ट्रेट्स हैं वो मिले होते हैं अपने एंसेस्टर्स से। तो यहाँ पे हम इसका रिटन एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इट मीन्स अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ वंस पर्सनैलिटी विच वन इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स से आप जो क्वालिटी आपको मिलती है, पैदाइशी तौर पे मिलती है, वो उसी को कहा जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did. ये वही वाला स्टैंजा है जिसमें कहा, वो
एन फ्रैंक जो है वो अपना पूरा रीज़न देती हैं कि ये क्यों वैलिड है बात करना बिल्कुल सही क्यों है मेरे लिए, ज़रा भी गलत नहीं है, और वो इसको पूरी तरीके से वैलिडेट करती हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। Which fact shows that the narrator was intelligent? Well, narrator कौन है यहाँ, हमारी एन फ्रैंक ही है। तो एन फ्रैंक क्या वो करती हैं जिससे ये पता चले, वो कौन से फैक्ट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है दैट शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट। वेल, इस चीज़ में तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट रही हैं, क्योंकि उन्होंने बातूनी होने वाली चीज़ को भी एकदम ये साबित कर दिया था अपने ऐसे के माध्यम से कि वो बातूनी होना बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, तो ये उन्होंने रीज़न्स क्या क्या दिए थे, रीज़न्स वही दिए थे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं और स्टूडेंट का बातूनी होना बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन, आपके लिए इस आंसर को लिखना और भी आसान हो जाएगा। She came out with convincing arguments in support of her habit of talking, यानी बातें करने के उसको सपोर्ट में, कि बातें करना क्यों सही है, इसके सपोर्ट में उन्होंने अपने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। एंड ऑल ऑफ देम वाज कन्विंसिंग। मिस्टर कीजिंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था मानने के अलावा कि हाँ ये सभी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही सही हैं। तो इसका मतलब एन फ्रैंक वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्लेवर टू टॉक अबाउट सच कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which trait of students did she mention in her essay? कौन से स्टूडेंट की कौन सी ऐसी हरकत या कौन सी ऐसी आदत या कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है, एन फ्रैंक ने अपने ऐसे में मेंशन किया है। वेल, टॉकेटिव होना ही, टॉकेटिव होने के बारे में ही एन फ्रैंक ने बात की है इसमें, दैट द ट्रेट ऑफ टॉकिंग, बात करने वाली आदत, कि बच्चों की आदत होती है आपस में बात करना, खेलना कूदना, मस्ती मौज मजाक, ये सब करना स्टूडेंट की क्वालिटीज़ हैं, उनकी आदतों में शुमार है। आप उन्हें एकदम चुप करा के एक जगह बुत बनाकर नहीं बैठा सकते और ना ही बैठाना चाहिए। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, Why did she say that she could never be able to cure herself of the habit of talking? Well, इसका मतलब है कि वो क्यों अपने आप को ये बातें करने की जो उन्हें एक बीमारी है ना, जो आदत है, बुरी आदत उन्हें है, वो अपने आप को इस इलाज क्यों नहीं हो सकता उनका। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, तो उनका इलाज क्यों नहीं हो सकता है इस प्रॉब्लम से। वेल, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये आदत उन्होंने खुद डेवलप नहीं की है, बल्कि ये आदत उनमें पैदाइशी है, जन्म से है, और ये आदत उन्हें मिली है अपनी मदर से। वो भी बहुत बातूनी है, इसलिए वो सिर्फ कोशिश कर सकती हैं, एन फ्रैंक सिर्फ ट्राई कर सकती हैं कि मैं कम बात करूं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। This was because she inherited it from her mother and was difficult to cure inherited habits. अगला क्वेश्चन है, How did Anne justify her being a chatterbox in her essay? उन्होंने वो कौन से पॉइंट्स दिए थे जिससे ये जस्टिफाई होता है कि चैटरबॉक्स होना इज़ एब्सोल्युटली फाइन, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी होना एकदम ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेल, शी आर्ग्यू दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न। मोर ओवर शी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, उन्हें अपने मदर से क्वालिटी मिली है। तो दोनों ही बहुत ही, उन्होंने इस तरीके से एक्सप्रेस किया कि दोनों ही बहुत ही बट ऑब्वियस सी चीज़ें हैं कि ऐसा तो होगा ही, आप इसको नहीं रोक सकते हो कि ये तो होगा ही। तो मिस्टर कीजिंग, आप अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लेकर आइए और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अपनी बढ़ाइए। डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं लिखा है कि एक्सेप्टेंस बढ़ाइए, लेकिन अपने आंसर के थ्रू, अपने ऐसे के थ्रू उनसे ये कहा है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और आप ही को थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। हमारा अगला एक्सट्रैक्ट है, I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to move in operation, so my birthday passed with little celebration.
वेल ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट बता रहा है कि जब वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में थी, आचन से जब हॉलैंड आई तो वो उनका एडमिशन मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में करवा दिया था और वहाँ पर वो 6th फॉर्म तक रही और उसके बाद उनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना था उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के साथ, जिनका नाम है मिसेस कूपर्स। उसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताने लगती हैं कि 1941 में उनकी ग्रैंड मदर बहुत बीमार हो गई थी और उनका ऑपरेशन भी करवाना पड़ा था, और चूँकि घर में माहौल थोड़ा सा उदासी भरा था तो इसीलिए उनका जो 12th बर्थडे था वो भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ था। इनफैक्ट सिर्फ विशेस ही एक्सचेंज हुई थी, सिर्फ एक एन को बर्थडे विश किया गया था। देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। हाउ डिड शी स्टार्ट हर एजुकेशन इन हॉलैंड? हॉलैंड में उनकी एजुकेशन स्टार्ट कैसे हुई थी? वेल वो आचन से वापस आई थी और आते ही सबसे पहले मॉन्टेसरी स्कूल में उनका एडमिशन करवाया गया था and started right away at the Montessori Nursery School in Holland. Next question है, how long did she stay there? Well, she stayed there until she was 6 years old. जब तक वो 6 साल की हुई थी तब तक वो उस स्कूल में रही थी। Why do you think Anne Frank had a strong attachment with her headmistress? headmistress के साथ उनका strong attachment होने का बहुत सारे reasons हैं, लेकिन major reason जो ये है कि एन एक बहुत अच्छी student भी थी। वो अपने grades को लेकर हमेशा बहुत serious रहा करती थी और उनको किसी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग भी थी कि व्यक्ति किस तरीके का व्यक्ति है, तो उनको पता था कि किसी भी इंसान के साथ डील कैसे करना है, और ये भी उनके अंदर, एन के अंदर एक नेचुरल ट्रेट था। ऑलराइट, तो यही जो नेचुरल ट्रेट है और यही जो उनकी एक हैबिट थी या क्वालिटी थी, आई शुड बी सेइंग, उसी की वजह से मिसेस कूपर्स के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड उनका बना था। She had a strong attachment with her headmistress as at the time of her farewell they both were in tears. बहुत ज़्यादा strong bond हो जाने की वजह से ही जब ये बिछड़ रहे थे तो they both started crying because they didn't want to apart. All right. Next question है, what kind of farewell was it? It was a very emotional and heartbreaking. इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल एंड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक वो था कि वो नहीं जाना चाहते थे एक दूसरे से दूर, क्योंकि उनकी हेड मिस्ट्रेस भी जो थी वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी अपनी स्टूडेंट से, और एन फ्रैंक उनकी वन ऑफ द फेवरेट्स में से थी, इसीलिए वो नहीं दूर होना चाहते थे। नेक्स्ट इज़, वाई डिड मिस्टर कीजिंग पनिश हर एंड वॉट वॉज द पनिशमेंट? वेल, ये हम आ चुके हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब में बेसिकली किस चीज़ का डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चंस होते हैं मार्किंग स्कीम के बेस पे। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लेट्स से एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप हमेशा ये देखिए कि कितने मार्क्स की वो स्टूडेंट वो क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क, 2 मार्क या 3 मार्क। तो आप अपने आंसर की जो लेंथ है डिपेंडिंग ऑन द मार्किंग स्कीम ही रखें, कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उस पर 1 पेज का आंसर नहीं लिखेंगे कभी भी। तो मेक श्योर कि कोई क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 2 lines or 3 lines are more than sufficient for a 1 mark question. Sometimes even single word is more than sufficient. Depends कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। वहीं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कई बार पढ़कर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो ही नहीं सकता। वेल, ये सिंस स्टूडेंट्स यू आर इन अ हायर स्टैंडर्ड नाउ, आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके अंदर एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि भले ही किसी चीज़ का आंसर छोटा सा ही हो, लेकिन आपको उसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैं कौन से अपने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दूँ। Remember the arguments that Anne gave in her very first essay, then second and then the last one. तो आप में भी ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, ये क्रिएटिव स्किल आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है, ताकि वो ज़बरदस्ती के खिंचे हुए आंसर्स ना लगे, ज़बरदस्ती के पेजेस भरे हुए आंसर्स ना लगें, एक मीनिंग उनका निकल कर आए, और वो मार्क्स स्कोर करने में तो आपको फिर हेल्प करने वाले हैं ही। तो इसी तरीके के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Why did Mr. Keesing punish her and what was the punishment? How did Anne finally stop Mr. Keesing from punishing her? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चंस हमने पहले भी काफ़ी सॉल्व करे हैं। ड्यूरिंग NCERT सॉल्यूशंस भी हमने सॉल्व किए हैं, और जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी
इस क्वेश्चन को आंसर करने वाले क्वेश्चंस थे, इज़न्ट इट? तो आप ये देखिए कि जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम किस तरीके से अपना आंसर फ्रेम कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का ऑप्शन ही नहीं होता, यू ओनली हैव टू चूज़ वन ऑप्शन, इज़न्ट इट? तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा गया है, किस मार्क्स के साथ पूछा गया है, और उसी मार्क्स के साथ हमें उस क्वेश्चन को आंसर करना होता है। Anne Frank was in the habit of talking in the class. Mr. Keesing was her maths teacher. He was annoyed with Anne as she talked much in the class. He gave her several warnings but it had no effect. यानी वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात किया करती थी एन फ्रैंक, और इसी बात से मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थे, और इसी के नाराज़गी के चलते उन्होंने एन को कुछ पनिशमेंट दिए, और वो पनिशमेंट किस फॉर्म में दिए थे, उनको कुछ असाइनमेंट के फॉर्म में दिए थे, और उन्होंने उससे कुछ एसेज लिखने को कहे, और जो पहला ऐसे उन्होंने लिखने को कहा था वो था चार्टर बॉक्स, और एन ने इसको इतना बढ़िया और इतना अम्यूजिंग तरीके से लिखा था। अम्यूजिंग मतलब बहुत ही हंसी मजाक और इस तरीके से, मतलब मस्खरे तरीके से लिखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो उन्होंने इस कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे दिए कि वो मिस्टर कीजिंग को भी बहुत पसंद आए थे, एंड ही लाइक दोज आर्ग्यूमेंट्स वेरी मच। बट एन अगेन टॉक्ड इन द क्लास। ये ऐसे हो जाने के बाद भी एन जो है वो अभी भी रुकी नहीं अपने बातूनी तरीके से, ऑल्दो उन्होंने लिखा था इस ऐसे में कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी अपने इस रवैये को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इनफैक्ट उन्होंने फिर से बात करना शुरू कर दिया, और इसी चीज़ पर मिस्टर कीजिंग को फिर से थोड़ा सा गुस्सा सा आया, और उन्होंने उसे अगला पनिशमेंट दे दिया, और इस बार उन्होंने उसे जो टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए कहा था वो था एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा बात करने, इनकरेजेबल का मतलब होता है जो कभी भी ठीक ना हो सके, चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत बातूनी होता है। तो एक ऐसा बहुत बात करने वाला व्यक्ति जो कभी सुधर ही नहीं सकता, क्योंकि पिछला जो ऐसे था उसमें कहा था एन फ्रैंक ने कि मैं सुधरने की या अपनी बातों के रवैये को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो फिर भी सुधर नहीं सकी हैं। तो जो बातूनी व्यक्ति सुधर ना सके उस पर मिस्टर कीजिंग ने एन को एक ऐसे लिखने के लिए कहा, एंड इट वॉज her second punishment. After that for 2 lessons Anne did not get any punishment. जब उन्होंने इसके बारे में, इस पर जब उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए तो कुछ समय तक उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिला, बट आफ्टर दैट इट वाज इनफ फॉर मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग के लिए लेकिन बहुत हो चुका था कि ये बात करने से बाजी नहीं आ रही है। सो ड्यूरिंग द थर्ड लेसन मिस्टर कीजिंग सॉ एंड टॉकिंग अगैन, he was very annoyed. He asked her to write another essay. The subject of this essay was, यानी the subject of the third essay was quack 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 said mistress chatterbox, यानी वो लड़की जो बोलती ही जा रही है, रुकी नहीं रही है, और ऐसी लड़की जो बहुत अति में ही बातूनी है, क्वैक 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 कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी एन फ्रैंक? बेसिकली यही उन्होंने कहा। मिस्टर कीजिंग एक इनडायरेक्ट वे में टॉन्ट भी कर रहे हैं एन को, और एक तरीके से उन्हें पनिशमेंट भी दे रहे हैं, और एक तरीके से उन्हें होमवर्क भी दे रहे हैं कि तुम लिखो, खुद अपने ही बारे में लिखो कि तुम जो हरकतें कर रही हो ना एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। The whole class laughed. Mr. Keesing was trying to play a joke on Anne, but she wrote the essay in an amusing way. याद है ना, मैंने आपको समझाया था कि उन्होंने इसे अपनी फ्रेंड की हेल्प लेकर एन ने इस ऐसे को एक पोएट्री फॉर्म में लिखा था, एक वर्स फॉर्म में लिखा था, और एक मदर डक और स्वान फादर के बारे में और उनकी डकलिंग्स के बारे में ही बताया था, और बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसको प्रेजेंट किया, एक सटायर के रूप में प्रेजेंट किया था मिस्टर कीजिंग के सामने, और मिस्टर कीजिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। So Mr. Keesing liked the essay and did not punish Anne after that. इसके बाद उन्होंने एन को कोई पनिशमेंट नहीं दी है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड किटी हेल्प एंड ओवरकम हर लोनलीनेस। देखिए अब यहीं पर मैं आपको एक शॉर्ट आंसर अगर इसका लिखना हो तो ये बताती हूँ कि आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी फ्रेंड थी जिससे एन अपने सारी बातें करती थी, और अपनी सारी चीज़ों के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, और
अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करती थी। अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन में 1 या 2 मार्क के या लेट्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अगर इतना सा आंसर लिखेंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, वो काफ़ी होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो सिर्फ ये 3, 4, 5 लाइनें लिखने से बात नहीं बनेगी। यू हैव टू राइट अ लेंदी आंसर जो आपको 4 to 5 या अगर उससे भी ज़्यादा मार्क्स हैं, लेट्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछे जाते हैं। तो अगर उस तरीके की मार्किंग स्कीम है तो उसमें आपको कितना लिखना है, तो आप उस तरीके से ही एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर्स को। ऑलराइट, तो आई एम सॉरी, तो किटी ने कैसे हेल्प की थी? किटी बिकम्स अ लिसनर फॉर वोम एन फ्रैंक। वो एन फ्रैंक के लिए एक लिसनर बन चुकी थी। वो अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं थी, वो सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ना ही वो सिर्फ एक नोटबुक थी जिसे लाइब्रेरी में बाकी बुक्स के साथ रख दिया जाता है। नहीं, वो बन चुकी थी एन फ्रैंक की लाइफ का एक हिस्सा, जिसके अंदर वो सभी बातें लिखती थी, वो सभी चीज़ें शेयर करती थी जो किसी और के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। उसका एक रीज़न ये भी है, देखिए अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर करने के लिए भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो एक फ्रेज़ इस चैप्टर में दिया गया है, दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आप इस तरीके के फ्रेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर ये फ्रेजेस आप हमेशा अच्छे से याद कर जाएं, क्योंकि ये हमेशा आपके आंसर को सपोर्ट करते हैं और आपके आर्ग्यूमेंट को भी एनहांस करते हैं और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये फ्रेज़ अगर आप इस आंसर में लिखेंगे तो इट बिकम्स a better version of your long answer type question. All right, I hope I am clear here. तो इसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, उसके रिटन एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है, प्लीज़ देखिए। Anne felt that she had no close friend in her life. She had 30 so-called friends in her classroom, but nobody seemed closer to her. 30 so-called friends. So-called एक्चुअली एक सिंगल वर्ड की तरह यूज़ होता है। So-called माने सिर्फ कहने भर के लिए, यू नो, शी इज़ अ so-called friend, ये सिर्फ कहने भर के लिए मेरी फ्रेंड है, अदरवाइज एज सच शी इज़ नॉट अ फ्रेंड एज एन, कि बहुत ज़्यादा कोई दोस्त जैसी है नहीं ये। ऑलराइट, तो सो कॉल्ड का यही मतलब होता है। और बहुत सारे लोग थे उसकी लाइफ में, उसके आसपास, लेकिन फिर भी ट्रू फ्रेंड जैसा कोई भी नहीं था। शी थॉट दैट ऑल दैट वाज हैपनिंग बिकॉज शी वाजंट एबल टू कन्फाइड विद अदर्स, किसी से बात नहीं कर पा रही है। कन्फाइड मतलब रिवीलिंग द सीक्रेट्स, अपने मन की बात सामने वाले के आगे खोल के रख देना। दैट मेड हर फील लोनली, वो इसी वजह से अकेलापन फील करती थी। शी हैड अ थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर ज़्यादा पेशेंट होता है लोगों से। लेटर शी एक्सेप्टेड द सेम, सो शी स्टार्टेड राइटिंग हर एवरीडे स्टफ इन हर डायरी। ये बहुत अच्छे से वो एक्सेप्ट कर चुकी थी दैट पेपर जेन्युइनली हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, और इसीलिए उन्होंने इस फ्रेज़ को भी अपनी लाइफ का एक मोटो की तरह लेना शुरू कर दिया था कि ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच है, क्योंकि पेपर आपको कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता, आपकी बात को लेकर जजमेंटल नहीं होता है। Anne used to pin down her feelings, emotions and all that she wanted to speak of in her diary. सब कुछ अपनी डायरी में ही लिख देती थी। Her diary was her constant partner which helped her in reflecting upon herself and analyze herself. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ एक बात और बता देती हूँ कि जब आपके अंदर की बात आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, दिल खोल कर बात कर पाते हैं ना, आपको अपने खुद के बारे में भी और ज़्यादा बेहतर तभी पता चल पाता है। आपकी पर्सनालिटी जो है, आपका एक रवैया है, वो और ज़्यादा तभी निखर पाता है, और तब आप अपने आप से और बेहतर तरीके से रूबरू हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो एक मात्र 13 साल की लड़की है, वो इतनी स्ट्रॉन्गली ओपिनियनेटेड है, इतना बेहतरीन उनके ख़यालात हैं और इतना स्ट्रॉन्गली अपनी बात को लिखती हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास एक ऐसी जगह है, उनके पास एक ऐसा माध्यम है जहाँ वो अपनी सारे एक्सप्रेशंस खुलकर रिफ्लेक्ट कर रही हैं और खुलकर अपनी बात कह रही हैं।
She had written about all the problems which she and the people around her faced while living in the annex. Annex का मतलब है ये वहाँ उस जगह की बात कर रही है जहाँ वो छिपी हुई थी for about 2 years. वो किससे छिप रही थी? नाजीज़ से, क्योंकि उस समय नाजीज़ ही हर तरफ जूस को पकड़ रहे थे, एडोल्फ हिटलर का रूल था, तो इसीलिए वो एकदम छुपे हुए थे। और वो 2 साल उनके किस तरीके से बीते और कितना मुश्किल वो रहा उनके लिए भी, और जिन लोगों के साथ वो रह रही थी, जिन लोगों के साथ वो अपना वो जो छोटा सा एक अपार्टमेंट जैसा घर था उससे शेयर कर रही थी, उन सब के बारे में भी डिटेल में उन्होंने इस डायरी में लिखा है। शी वॉज एबल टू पोर डाउन हर इमोशनल एंजाइटीज़ एंड फीलिंग्स विदाउट बीइंग जज्ड इन द डायरी। ऑल्सो अनलाइक द एल्डर्स, द डायरी डिडंट एडवाइज हर अननेसेसरली। मतलब ये कि उन्होंने बिना घबराए अपनी सारी बात कह दी थी उस डायरी के अंदर, ये सोचे बिना कि ये डायरी कहीं बिना वजह बेफालतू में या अननेसेसरी का मतलब होता है कि बिना वजह के, बिना कारण के ही। तो कई बड़े लोगों की आदत होती है ना कि बिना बात के आपको राय मशवरा देते रहते हैं, इस तरीके का कोई भी काम ये डायरी नहीं कर रही थी। तो इसीलिए एकदम बेखौफ होकर वो इस बारे में बात करती थी अपनी डायरी से, सब कुछ लिख देती थी इसके अंदर, ये डरे बिना कि पलटकर क्या जवाब आएगा। दूसरा, इमोशनल एंजाइटीज़ भी बहुत थी। इमोशनल एंजाइटीज़ का मतलब होता है, इमोशनल का मतलब होता है भावुक, और एंजाइटीज़ का मतलब होता है अपने अंदर की जो घबराहटें होती हैं, ठीक है। तो भावुक घबराहटों को यहाँ मतलब ये है कि फिर से मैं वही कहूँगी कि उस वक्त का जो एक खौफ का जो माहौल था वो अंदर एक डर पैदा करता था। हर वक्त कि अगर दरवाज़ा खटखटाया गया तो हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई नाजी ही ना हो, कहीं हमें पकड़ने के लिए ना आ गए हो कोई, या कहीं किसी को पता ना चल गया हो कि कुछ ज्यूस यहाँ पर छिपे हुए हैं। हर वक्त दिन के हर पहर हर पल इस खौफ में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है स्टूडेंट्स, और वो इसी तरीके की लाइफ जी रही थी। और उनकी फैमिली मेम्बर्स और जो भी लोगों के साथ वो ये अपार्टमेंट शेयर कर रही थी, उन सभी के अंदर सिर्फ ये एक ही खौफ हर वक्त चलता रहता था, ये एक ही बात हर वक्त चलती रहती थी, और वो बात आप किसी से कह भी नहीं सकते थे। और इसीलिए वो ये बात किससे कहती थी? अपनी डायरी से। आगे बढ़ते हैं। Anne wanted to write convincing arguments to prove the necessity of talking. What does this tell you about her? Did she possess a sense of freedom? देखिए, एन चाहती थी कि वो अपने एसेस के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें और ये बताएं कि बातें करने की ज़रूरत क्यों होती है। बेसिकली इससे हमें पता क्या चलता है एन के बारे में, और क्या उनके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम था, यानी क्या वो इस बात से अवेयर थी, क्या उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि किसी भी व्यक्ति के लिए आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है, यानी फ्रीडम, आज़ादी की सांस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या एन इस बात से वाकिफ़ थी? जी हाँ, वो इस बात से वाकिफ़ थी। देखिए, जो पनिशमेंट उन्हें मिले थे या जो भी एसेस उनको लिखने के लिए कहे गए थे, वो हो सकती थी तो उनको उन सभी एसेस को एक फॉर्मेलिटी की तरह कुछ भी उसमें लिख के और बात को वहीं ख़त्म करके और आगे बढ़ सकते थे कि चलो अब मैं बातें कम करूँगी, क्यों अपने टीचर्स की बैड बुक्स में आना एक्सक्यूज़ मी, बैड बुक्स में आना है, मुझे चलो ख़त्म करूँ। बट नो, शी चोज़ टू राइट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। उन्होंने ये चूज़ किया कि वो कुछ ऐसी बात कहेंगे कि अपना ओपिनियन बताने से घबराएंगी नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि जैसे ही एन फ्रैंक को मौका मिला, एक चांस मिला, उन्होंने उस मौके का एक सदुपयोग किया, मतलब उसको वेस्ट नहीं जाने दिया और बहुत बखूबी और उम्दा तरीके से मिस्टर कीजिंग को अपनी बात पेश करी। इससे ये पता तो चलता ही है कि वो ओपिनियनेटेड है, ये भी पता चलता है कि वो उनमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम है। और पूरा ये जो चैप्टर है उसका बेसिकली जो थीम है या उसका जो एक मैसेज है वो भी यही है कि हर व्यक्ति को, चाहे छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है उसे आज़ाद जीने का अधिकार है। मैं अगर बात करना चाहती हूँ तो प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए। हाँ, मुझे क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट आप मुझे बात मेरा मुँह रोक नहीं सकते हो बात करने से। I will try to control myself, but I cannot
स्टॉप माई सेल्फ। ऑल राइट, तो दोनों ही जो लोग होते हैं, दोनों जो पार्टीज़, दोनों ही साइड्स जो है, उन दोनों को ही एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति को हमेशा समझता रहेगा तो इट मीन्स जो व्यक्ति समझ रहा है वो एक तरीके से फ्रीडम नहीं है उससे किसी भी चीज़ की। ऑल राइट, सो इफ़ देयर आर टू पीपल एंड ओनली वन इज़ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, दैट पर्सन इज़ नॉट having any kind of freedom or liberty, or that person is not independent at all। और एन फ्रैंक जो है वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहती थी, फ्रीडम ही उनको पता था, फ्रीडम होने का, फ्री होने का अर्थ क्या है, फ्रीडम का अर्थ क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मिस्टर कीजिंग पनिश्ड एन बाय गिविंग हर एन essay to write on the topic a chatterbox, and in her essay argued that talking was a student's trait. The only thing that she could do was to try to control, but that would not be very effective. Her mother talked as much and hence nothing could be done about an inherited trait. Then in her next essay, which she wrote in verse, she expressed her quality of talking through a story. इसमें वो वही बता रही हैं कि उस चैटर बॉक्स वाले ऐसे में उन्होंने क्या क्या लिखा था और कैसे एक स्टूडेंट को बात करने का अधिकार होना चाहिए, और ये उन्हें अपने मदर से एक इनहेरिटेड ट्रेट मिला है जिसका वो कोई इलाज कर नहीं सकती हैं, और उन्होंने अपनी इस क्वालिटी के बारे में ऐसे में लिखा। लेटर इन द थर्ड ऐसे जो उन्होंने एक पोम की तरह लिखा था, उसमें इन द पोम A father swan bites his 3 ducklings to death as he could not bear their excessive quacking. This changed Mr. Keesing's attitude and he never punished her after that. This shows that besides being talkative, Anne was an intelligent and sensible girl and had a good sense of humor and a good sense of freedom as well. इसका मतलब उन्होंने जिस स्टोरी के माध्यम से एक पोम के रूप में वो ऐसे लिखा था, वो बखूबी इस चीज़ में सक्सेसफुल हुई थी मिस्टर कीजिंग को बताने में कि हर व्यक्ति को एक आज़ादी से जीने का अधिकार है, और उन्होंने बहुत ही ह्यूमरस वे में इस चीज़ को एक्सप्रेस किया था, और इससे ये साफ पता चलता है कि उन्हें एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक थ्रोज लाइट ऑन द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्लास एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन। एल्यूसिडेट का मतलब होता है कि आपको यहाँ अपनी राय देनी है और एक्सप्लेन करना है। बेसिकली स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बात की है कि इस एक्सर्प्ट से ये जो चैप्टर है, लेसन है, उसके थ्रू वो क्या स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में, और क्लास का एक माहौल कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसमें आपको अपनी अपनी एक राय देनी है। तो आप मेरी राय यहाँ ये सुनिए कि बेसिकली एक टीचर जो होता है उसे डिसिप्लिन भी रहना ज़रूरी है, उसे अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो शायद स्टूडेंट्स जो है वो जिस एज में होते हैं उन्हें अपने रवैये पर किसी भी तरीके के कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ऐसे चीज़ों में आपको ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना, शायद वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। ये डिसाइड करना कि क्या सही है या किसी चीज़ का जो तरीका है वो तरीका कितना सही है, कितना गलत है, वो अंडरस्टैंड करना शायद एक कम उम्र के बच्चे के लिए उतना आसान नहीं होता। वो धीरे धीरे अपनी एज के साथ ही ये डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो इम्प्रूव करता है, और ऐसे में उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स जो हैं और जो टीचर्स हैं वो एक बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं। दे प्ले अ वेरी मेजर, वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। तो यहाँ पर एक टीचर की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट के साथ डिसिप्लिन मैनर में भी रहे, एक स्ट्रिक्ट मैनर में भी रहे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अप्रोचेबल मैनर में रहे। स्टूडेंट्स के साथ रूड होना कहीं से भी सही नहीं है, ऑल राइट, क्योंकि और अप्रोचेबल होना इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने पर एटलीस्ट अपने टीचर के पास आ सकें और उनके पास अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए जा सकें, उनसे बात कर सकें कि किस तरीके के कन्फ्यूजन्स उन्हें हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के कन्फ्यूजन्स होते हैं जो वो कभी क्लियर करने के लिए उनके पास कोई साधन ही नहीं होता। सो दे गो टू देयर टीचर्स, बट टीचर्स कई बार इतना रूड बिहेवियर होता है कि अगर वो अप्रोचेबल नहीं है तो स्टूडेंट्स जस्ट फील नॉट टू गो देयर, कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई स्टूडेंट्स मिसबिहेव, ऑल राइट। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचर्स के ऊपर कि वो इतने अप्रोचेबल बने कि स्टूडेंट्स
उनके टीचर्स के पास आ सकें और अपनी बात कह सकें। वहीं स्टूडेंट्स की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी वजह से उन्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। वेदर दे लाइक अ टीचर और नॉट, ये कहीं ना कहीं एक पर्सनल चॉइस भी होती है, लेकिन मिसबिहेव करना या अच्छे से बात नहीं करना शुड नेवर बी अ चॉइस। ये कभी भी इस तरीके से बर्ताव नहीं ही करना चाहिए। और यही एक बॉन्ड होता है, यही एक रिलेशनशिप होता है जो लाइफ टाइम चलता है, क्योंकि टीचर एक मेंटोर की तरह होता है। वो कब आपको कहाँ किस तरह से हेल्प करे, यू नेवर नो। ऑलराइट। और टीचर सिर्फ वो नहीं होता जो क्लासरूम्स में आपको बुक्स लेकर पढ़ाए। एक टीचर बेसिकली होता है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। वो आपसे उम्र में छोटे भी होते हैं, जैसे कई बार हमें छोटे छोटे बच्चे अपनी हरकतों से, अपनी बातों से बहुत कुछ लाइफ के लेसन्स सिखा जाते हैं। हो सकता है कि वो आपके पड़ोसी हों, नेबर्स हों, या हो सकता है कि वो आपके फॉर अ सेकेंड आप कभी किसी से मिले हों और वो थोड़ी छोटी सी मुलाकात में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया हो। तो टीचर इज़ समवन जो आपको कुछ भी ऐसा सिखा दे जो आपको किसी ना किसी वे में मदद ही करने वाला है। तो इस चैप्टर में किस तरीके से टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे एक दे हैव थ्रोन अ लाइट ऑन सच अ रिलेशनशिप, और कैसा एक माहौल बन जाता है। आइए एक रिटन एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। In the diary of Anne Frank, it clearly describes the teacher-student relationship, class atmosphere and discipline. Anne, who talks a lot in the class, gets punished by Mr. Keesing, her maths teacher. He asks her to write essays as punishment, which is learning in disguise, because he wanted her to focus on studies. देखिए ये जो दो लाइनें हैं ना, वो अपने आप में पूरी बात है कि there was a punishment and it was a learning in disguise, यानी पनिशमेंट के रूप में छुपी हुई एक लर्निंग थी। लर्निंग का मतलब होता है एक सीख थी। तो सीख क्या थी, क्या सिखाना चाह रहे थे वो एन फ्रैंक को? देखिए पनिशमेंट तो बहुत तरीके से होता है, उठक बैठक लगा और ना जाने क्या क्या, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस तरीके की कोई टॉर्चरस पनिशमेंट नहीं दी थी एन को। उन्होंने एक ऐसी पनिशमेंट दी थी जिससे एन को भी कुछ सीखने को मिले। ऑलराइट, सो इट वाज अ लर्निंग इन डिस्गाइज। He cannot be blamed for the punishment as he did it for the development of Anne. वो जो भी कर रहे थे वो एन की सुधार के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो उनका जो इंटेंशन था मिस्टर कीजिंग का, वो बहुत ही अच्छा और नेक था। The teacher-student relationship is very respectful and sacred. It is about discipline and classroom manners, which are essential for every student as well as teacher. Otherwise, both teaching or learning could hamper. इसका ये मतलब है कि सेक्रेट का मतलब होता है प्योर, मतलब टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही आदरणीय है और बहुत ही प्योर है एकदम। तो एकदम शुद्ध होता है, क्योंकि आपको सीखने सिखाने का बहुत कुछ अवसर मिलते हैं। और यही वो पूरा रिलेशनशिप है, यही वो बॉन्ड है जहाँ पे हमेशा एक प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए। कभी भी मिसबिहेव या रूडनेस, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा अगर ना हो तो किसी भी क्लासरूम का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो ख़राब हो सकता है। और अगर एटमॉस्फेयर ख़राब है तो ना तो टीचर्स कुछ सिखा सकते हैं और ना स्टूडेंट्स कुछ सीख सकते हैं। This relationship is clearly shown in Mr. Keesing and Anne Frank actions, as they both try to joke on each other but in very humorous and healthy manner. So this healthy relationship is needed everywhere in the class for effective teaching and learning. It means कि जिस तरीके का बॉन्ड यहाँ पर हमें मिस्टर कीसिंग और एन फ्रैंक के बीच में देखने को मिलता है, उससे ये चीज़ साफ जाहिर है कि ये रिलेशनशिप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप है, जहाँ पे जब जोक्स भी क्रैक किए जा रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट के दायरे में रह के क्रैक किए जा रहे हैं। कोई भी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ में रह के ही जोक्स क्रैक किए जा रहे हैं, मजाक किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स एंड मिस्टर कीजिंग, एवरीवन इज़ एक्सेप्टिंग दैट जोक। हर कोई उस जोक को एक्सेप्ट भी कर रहा है, अपना भी रहा है। ऑलराइट, और यही एक स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप में होना भी चाहिए। और अगर ऐसा इसी तरीके की हेल्दी रिलेशनशिप होती है तो सीखने में और सिखाने में दोनों ही बहुत ही आसान हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन्स लाइफ। यहाँ आपको एन की लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच देना है, यानी जल्दी से समझा देना है आपको यहाँ पे कि उनकी लाइफ के बारे में, कि उनकी फैमिली में कौन कौन थे, किस तरीके का रिलेशनशिप था उन लोगों के साथ उनका, और सबसे ज़्यादा अटैच वो किसके साथ थी, इमोशनली वो कैसी थी, एन का अपना खुद का रवैया कैसा था। तो ये सब आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके लिए जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि एन फ्रैंक वॉज अ यंग जूइश गर्ल, शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन जर्मनी, बट हिटलर्स नाजी पार्टी वॉज अगेंस्ट द जूस, द नाजीज वर किलिंग द जूस और फोर्सिंग देम टू वर्क इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। रिमेंबर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कौन से हैं? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वही हैं जहाँ पर सभी जूस को ले जाके रखा जाता था, और बाकी दूसरे देशों के अंदर जहाँ जहाँ जर्मन्स उनकी जेलों में बंद थे उन्हें छुड़वाया जाता था, और उन जर्मन्स के बदले इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखे हुए जूस को वहाँ उन जेलों में भेजा जाता था। तो एक तरीके से ये एक्सचेंज सिस्टम वहाँ होता था। द फ्रैंक फैमिली फ्लेड फ्रॉम जर्मनी इन 1933 एंड टुक शेल्टर्स इन द नीदरलैंड्स, बट इन 1940 जर्मनी अटैक्ड द नीदरलैंड्स एंड कैप्चर्ड इट। यही हुआ कि जब पहले वो फ्रैंकफर्ट में थे, जर्मनी में ही पैदा हुई थी एन फ्रैंक और इनकी बड़ी बहन मार्गरेट। वहाँ से 1933 में वो लोग हॉलैंड होते हुए, आचन होते हुए, इधर उधर होते होते, और सब लोग कहाँ पहुँचे थे? सब लोग पहुँच गए थे एम्स्टर्डम, और वहाँ इकट्ठे होके जहाँ पर ऑटो यानी एन फ्रैंक के पिता जहाँ जिस बिल्डिंग में काम करते थे उन्हीं की ऑफिस बिल्डिंग के एक रूम में ये सभी लोग रहने लगे थे नाजीज से छिपकर। बट इन 1940 यानी 1940 में जब उन्होंने अटैक कर दिया था, 1933 में तो ये लोग हॉलैंड पहुंच गए थे, लेकिन 42 के अंदर ये लोग एम्स्टर्डम चले गए थे। ये चीज़ क्लियर करना, मैं ये बीच में आपको एक ईयर बताना भूल गई हूँ स्टूडेंट्स, कि 1933 में तो हॉलैंड चले गए थे, एंड आफ्टर 1933 इन 1942 वो कहाँ चले गए थे? अराउंड 40 वो कहाँ चले गए थे? एम्स्टर्डम के उस वहाँ रूम में रहने लगे थे। रिमेंबर आफ्टर द बर्थडे ऑफ एन फ्रैंक, 13th बर्थडे ऑफ एन फ्रैंक, सो इट वाज इन 1942 ओनली। तो वो एम्स्टर्डम में उन्हें क्यों जाना पड़ गया था? क्योंकि 1940 में, अभी वो कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है। यहाँ नीदरलैंड्स में 1940 में हमला कर दिया था, तो अब नाजीज़ वहाँ पर भी बहुत बुरी तरह फैलने लग गए थे, तो वो भागना पड़ गया था एन फ्रैंक और उनकी फैमिली को। तो वो कहीं छुपने का उनको माहौल ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह ऑफिस बिल्डिंग में, अपने फादर की ऑफिस बिल्डिंग में वो लोग 2 साल तक छुपे रहे। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 years वो लोग पूरी फ्रैंक फैमिली और जो उनके बाकी के रिलेटिव्स थे वो वहाँ पकड़े गए। तो बेसिकली पूरा वर्ल्ड वॉर का ये जो समय था ना, जब वो उनकी फैमिली सब छुप रही थी, सब यही सब लाइफ स्केच आपको इनके बारे में लिखना है, इनके फैमिली के बारे में बताना है, इनके बिहेवियर के बारे में बताना है, एजुकेशन इनका कितना कैसा क्या था, इनके फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन था, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन था। जो एक्सर्प्ट आपको दिया है उसके बारे में भी आपको ब्रीफ में इसमें थोड़ा सा समझाना है। So the Frank family went into hiding. They lived secretly in the upper floors of their business premises. They hid there for 25 months, which is almost 2 years. 25 का मतलब होता है 2 साल और 1 महीना. Their non-Jewish friends gave them food. मतलब वो लोग जो Jewish नहीं थे वो लोग उनके लिए खाना लेकर आते थे, क्योंकि जो ज्यू थे वो तो सड़कों पर नज़र आ ही नहीं सकते थे, सब छुपे हुए थे। तो उनको काफ़ी हेल्प मिली थी, और उनमें से एक लेडी थी, उनका नाम था मीप। मीप ने इस फैमिली की बहुत मदद की है। Anne had started writing her diary before going into hiding. In August 1944, the Germans came to know of their hiding. They were arrested and sent to Germany, and her sister Margaret and her mother soon died in a concentration camp. यानी जब इनको ये बात 2 साल के बाद जब ये पकड़े गए तो इन सबको concentration camp में ले जाया गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको टाइफस नाम की एक बीमारी हो गई थी, इट्स एन इन्फेक्शन, और इसी इन्फेक्शन के चलते एन की डेथ हो गई थी। मार्गरेट और एडिथ जो एन की मदर है, इनकी भी डेथ हो गई थी। ऑटो वॉज द ओनली पर्सन हु कुड सर्वाइव। ऑटो ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो फ्रैंक फैमिली में बच पाए थे ज़िंदा, ओके। और बाद में आगे चल के उन्हें ही मीप से वो डायरी मिली थी जो एन फ्रैंक ने लिखी थी। मीप
ही उनका ध्यान रखती थी, वो ज्यू नहीं थी मीप। तो जिस अपार्टमेंट में वो लोग छुपे हुए थे, जिस ऑफिस बिल्डिंग के रूम में वो लोग छुपे हुए थे, एन की डायरी वहीं छूट गई थी जब उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया जा रहा था। ओके तो जब वो वहाँ पर थी डायरी, तो वो मीप ने अपने पास छुपा के रख ली थी। ऑटो जब वहाँ ज़िंदा वापस लौटे तो वो मीप के पास गया और मीप ने वो डायरी उन्हें तब दी थी, और तब जाके ऑटो को पता चला था कि उनकी बेटी डायरी लिख रही हैं। ऑलराइट, so Margaret and her mother soon died in a concentration camp. Her father survived and published part of Anne's diary. जैसे ही उन्हें ये डायरी मिली, उन्होंने उसका एक हिस्सा, डायरी का एक हिस्सा छपवाना और पब्लिश करवाने के लिए आगे भेज दिया। In this diary, Anne gives a moving and tragic account of the difficulties faced by her family and the other Jews. इस डायरी में एन ने ये सब बताया है कि कितना टॉर्चर किया जा रहा था ज्यूज़ को उस समय, और कितना ज़्यादा मुश्किल समय था सभी ज्यूज़ के लिए। वो वर्ल्ड वॉर 2 ज्यूज़ के लिए नरक के समान था। तो ये सब कुछ उन्होंने अपनी डायरी में एक्सप्लेन किया है, और जब इनके फादर ऑटो फ्रैंक ने इस डायरी को पब्लिश करवाया तो पूरी दुनिया को इस सब के बारे में और भी ज़्यादा पता चल पाया। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो सब लोग किसी ना किसी माध्यम से जानते ही हैं, लेकिन जब एक 13 साल की बच्ची के माध्यम से हमें उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, और उसके माध्यम से हम सुनते हैं कि 13 साल की छोटी सी बच्ची ज्यूज़ के बारे में, नाज़ीज़ के बारे में, एडोल्फ हिटलर के रूल्स के बारे में क्या क्या कह रही है, तो हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही चेंज होता है, और हमें एक अलग पहलू भी समझ में आता है। तो यही सब एन ने इस डायरी में लिखा है। The part of the diary reproduced in this chapter is about the days when Anne was a schoolgirl and she and her family had not yet moved to the secret quarters. Secret quarters वही जगह है जहाँ 2 साल तक एन और उसकी फैमिली छिपे रहे थे। हमने इस जो पढ़ा है इस चैप्टर में, उसमें जो एक्सर्प्ट है, वो एक्सर्प्ट उस समय का वो छंद लिया हुआ है जब एन ने जो लिखा है ना, जो एक्सर्प्ट, वो एक्सर्प्ट उस समय का है जब वो छिपने नहीं गए थे, यानी वो अभी भी सिर्फ एक स्कूल गर्ल ही थी, काफ़ी छोटी थी। यानी एन ने अपनी डायरी में उस समय की बात बताई है जब वो एक छोटी और भी छोटी बच्ची थी, मतलब 6th क्लास में थी। और मिस्टर कीजिंग के साथ जो किस्सा हुआ और उनके फ्रेंड्स के साथ जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, वो जब उन्होंने बताए, अभी तक हम डायरी के उस पहलू तक नहीं पहुँचे हैं जब वो उन्हें छुपना पड़ा, या उनकी क्या जो कोई भी नेगेटिव बात जो है, जो ज्यूज़ को के टॉर्चर्स को लेकर है, वैसी कोई भी बात इस चैप्टर में नहीं की गई है। सारा का सारा एक्सर्प्ट जो है वो सिर्फ उस समय को दर्शाता है जब एन अभी भी एक स्कूल गर्ल थी, और मिस्टर कीजिंग ने उन्हें किस तरीके के पनिशमेंट्स दिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी लाइफ को। आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से इनके एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने एक्सट्रैक्ट में से करवाए हैं, या ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरीके से आपको फ्रेम करना है, मार्क्स स्कीम के ऊपर आपको फ्रेम करना है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें कि मार्क्स, क्वेश्चन के मार्क्स को देखकर ही आपको उसके आंसर की लेंथ समझनी है और लेंथ डिसाइड करनी है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है एक हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। वीडियोस की एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।